यस, आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ के अगले शासक जिनका नाम है काल भोज। इनका एक नाम और मिलता है, इनको बप्पा रावल, बप्पा रावल के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, एक प्रशस्ति है, प्रशस्ति का नाम है रणकपुर प्रशस्ति। प्रशस्ति कौन सी है? रणकपुर प्रशस्ति। इस रणकपुर प्रशस्ति में कहा गया है कि ये दोनों व्यक्ति अलग अलग है। इस प्रशस्ति में कहा गया है कि कालभोज और बप्पा रावल दोनों व्यक्ति क्या है? अलग अलग है। जबकि वास्तविक में दोनों व्यक्ति क्या है? एक है। वास्तविक नाम पूछ ले कालभोज, उपाधि दी गई थी बप्पा रावल की। अब जो ये उपाधि दी गई थी, उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? बप्पा रावल की उपाधि दी गई है इसको, बप्पा रावल। तो ये जो उपाधि दी गई थी, ये दी गई थी हारित ऋषि के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? हारित ऋषि के द्वारा। अब क्या हुआ, हमने कल भी पढ़ा, उसके आधार पर जब हमने पढ़ा था कि महेंद्र द्वितीय, महेंद्र द्वितीय का वंशज कौन था? कालभोज। महेंद्र द्वितीय का वंशज कौन था? कालभोज। मैंने कहा था कि महेंद्र द्वितीय की हत्या की थी किसने? भीलों ने। जब भीलों ने हत्या की तो उसके वंशज जो कालभोज थे वो भीलों से डरकर किसके पास चले गए थे? हारित ऋषि के पास। किसके पास चले गए थे? हारित ऋषि के पास। और हारित ऋषि की क्या चराते थे? गाय चराते। अब गाय चराते थे तो इस मेवाड़ के क्षेत्र पर कहते हैं कि अरबों का आक्रमण हुआ। यह है आपका मेवाड़। मेवाड़ के क्षेत्र पर आक्रमण हुआ किसका? अरबों का। जब अरबों का आक्रमण हुआ तो इन अरबों को आक्रमण को रोकने का श्रेय जाता है किसको? कालभोज को। अरबों के आक्रमण को रोकने का श्रेय किसको गया? कालभोज को। इस अरबों के आक्रमण में सफलता मिली कालभोज को। इस सफलता, अपार सफलता के लिए, कालभोज को अपार सफलता के लिए हारित ऋषि ने एक उपाधि दी। वो उपाधि कौन सी थी? बप्पा रावल। और इसी समय हारित ऋषि ने आशीर्वाद भी दिया कि आने वाले समय में जो आपका मेवाड़ क्षेत्र है, इस मेवाड़ क्षेत्र का शासक कौन बनेगा? कालभोज। अब मेवाड़ क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र था, प्रमुख केंद्र, उस प्रमुख केंद्र का नाम ध्यान रखना, चित्तौड़। मेवाड़ क्षेत्र का प्रमुख केंद्र क्या था? चित्तौड़। चित्तौड़ में उस कालभोज के जो समकालीन शासक थे, समकालीन शासक, सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, कौन थे? तो उसका नाम ध्यान रखना, मान मौर्य। कौन थे? मान मौर्य। समकालीन शासक कौन है? मान मौर्य। कहां पर? चित्तौड़ में। तो यही यहां से एक प्रश्न भी बना था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ? तो आंसर आया था 7वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी में हुआ? 7वीं शताब्दी। किसके द्वारा? किसके द्वारा? तो यह भी ध्यान रखना, चित्रांगद मौर्य, चित्रांगद मौर्य के द्वारा। क्या ये मौर्य वंश के शासक है? ये मौर्य वंश के शासक ही हैं, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई। बाद में उन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार किया और चित्तौड़ दुर्ग का निर्माता किसे माना गया? चित्रांगद मौर्य। कौन सी शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में। इस 7वीं शताब्दी में जैसे अरबों का आक्रमण यहां हुआ, तो यही अरबों का आक्रमण कहां हुआ था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे। और उस अरबों के आक्रमण को रोकने के लिए किसको तैयार किया गया था? कालभोज को। शासक कौन थे? मान मौर्य। अब इस मान मौर्य ने आग्रह किया कि भाई अगर जो भी व्यक्ति इस अरबों के आक्रमण को रोकने में समक्ष होगा, उसको चित्तौड़ दुर्ग भेंट में दिया जाएगा। तो चित्तौड़ दुर्ग को भेंट में देने के लिए देखिए आगे,
तो मान मौर्य के समय काल भोज ने इस चीज का फायदा उठाया और फायदा उठाकर मान मौर्य पर क्या कर लिया, आक्रमण। किसने, काल भोज ने। किसको, मान मौर्य को। और मान मौर्य को क्या कर दिया, हरा दिया। इसने, काल भोज ने किसको हरा दिया, मान मौर्य। और मान मौर्य को हराकर कौन से दुर्ग पर अधिकार कर लिया, चित्तौड़ दुर्ग पर। किसका अधिकार हो गया, काल भोज का। काल भोज का अधिकार हो गया चित्तौड़ दुर्ग पर। चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार होने से कहा गया कि मेवाड़ के प्रथम शक्तिशाली शासक कौन है, काल भोज। चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इन्होंने इनके काल में सोने के सिक्के चलाए, सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के जैसे चलाए तो सोने के सिक्कों का जो वजन पूछा गया था एक बार, भाई कितने वजन का था, तो आप ध्यान रखना 115 ग्रेन। वजन कितने का था, 115 ग्रेन, यानी 115 ग्राम का सिक्का जो चलाया गया था वो किसके द्वारा चलाया गया था, काल भोज के द्वारा। अब उस सिक्के पर आकृति पूछी गई है, ये कई एग्जामों में प्रश्न आए हुए हैं, कितने ग्राम का था, कौन सी आकृति थी, तो उस पर जो चिन्ह था वो काल भोज का प्रतिबिंब चिन्ह था, काल भोज का। और जो प्रारंभिक सिक्का था उस पर किसकी आकृति थी, सूर्य की। तो यहां से पता लग गया कि मेवाड़ के शासक कौन से वंश से संबंधित थे, सूर्यवंशी है। कल वाले में पढ़ा था कि मेवाड़ के शासक अपने आप को क्या मानते हैं, सूर्यवंशी है। और उसी सिक्के पर क्या नाम, सूर्य की आकृति छपी हुई मिली एक साइड, उसी सिक्के पर एक साइड काल भोज का प्रतिबिंब छपा हुआ मिला। उस सिक्के का वजन कितना था, 115 ग्राम, कौन का था, सोने का था। अब काल भोज ने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। देखो आती है बात, ये आपका है मेवाड़, राजस्थान के क्षेत्र में मेवाड़। अब हमने जब प्रारंभिक पढ़ा तो मेवाड़ में गुहिल थे, गुहिल ने मेवाड़ का छोटा सा क्षेत्र अधिकृत किया। बाद में आहड़ आया, बाद में एक और जगह आई, उसका नाम था नागदा नगर। और फिर काल भोज ने कौन सा दुर्ग जीत लिया, चित्तौड़। तो मेवाड़ की सीमाओं का विस्तार हुआ या नहीं हुआ, लगातार मेवाड़ की सीमाओं का विस्तार होता रहेगा, क्योंकि शासक निरंतर अपनी सीमाओं का विस्तार करते रहेंगे। और कहते हैं कि देखो, कई इतिहासकार कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम विजेता भी काल भोज को माना जाता है। ये बात थोड़ी सी इतिहास में कह सकते हैं कि काल्पनिक भी हो सकती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम विजेता जो मेवाड़ का माना गया वो जेत्र सिंह को माना गया, जो आगे शासक आएगा। मेवाड़ के सबसे शक्तिशाली शासक, प्रथम शासक आ जाए तो काल भोज। इनको उपाधि दी गई थी बप्पा रावल, इसके द्वारा, हारित ऋषि के द्वारा। काल भोज के बाद में जो शासक रहे उनके बारे में चर्चा करते हैं। काल भोज ने एक मंदिर का भी निर्माण करवाया था, पूर्ण रूप से, ध्यान रखना। उस मंदिर का नाम है एक लिंग नाथ मंदिर, कैलाशपुरी गांव उदयपुर, कैलाशपुरी गांव उदयपुर। इस मंदिर का निर्माण करवाया था किसने, पूर्ण रूप से काल भोज। और ये एकलिंगनाथ मेवाड़ वंश के कुल देवता माने जाते हैं। इनके बाद में जो शासक का क्रम आता है वो आता है शक्ति सिंह। मेवाड़ के अगले शासक जो बने शक्ति सिंह। देखो, इसमें जो प्रारंभिक मेवाड़ का इतिहास मिलता है, इसमें कुछ ही शासकों का शासनकाल मिलेगा। वास्तविक शासनकाल 1301 से क्रमबद्ध चलेगा, ध्यान रखना।
उससे पहले का इतिहास टूटा फूटा सा ही मिला है। इसलिए मिला है क्योंकि इनके प्रारंभिक क्रम से लेकर बीच बीच में छोटे छोटे शासक हुए हैं, उन शासकों का काल भी जुड़ता है, इसलिए एक समय परिवर्तन होता रहता है। अब जैसे कालभोज का शासन काल था, तो देखिए यहां से 734 ईस्वी से 753 ईस्वी में, उसके बाद में शक्ति सिंह आए। शक्ति सिंह का जो शासन काल मिलेगा वो 944 ईस्वी में मिलेगा। शक्ति सिंह के बारे में इतनी सी जानकारी है, जब शक्ति सिंह मेवाड़ के शासक बने, मेवाड़ के शासक कौन बने? शक्ति सिंह। शक्ति सिंह के काल में मेवाड़ पर आक्रमण हुआ परमार वंश का। किसका आक्रमण हुआ? परमार वंश का। परमार वंश का जब आक्रमण हुआ शक्ति सिंह के काल में, तो परमार वंश ने मेवाड़ का अधिकृत कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ अपने अधिकृत में कर लिया। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग अधिकृत करके परमार शासक राजा मुंज, परमार शासक कौन था? राजा मुंज ने अपने वंशज राजा भोज को मेवाड़ का क्षेत्र अधिकृत किया। मेवाड़ का क्षेत्र क्या किया? अधिकृत किया। राजा भोज ने एक मंदिर बनवाया मेवाड़ में। राजा भोज ने क्या बनवाया? एक मंदिर बनवाया मेवाड़ में। उस मंदिर का नाम था भोज मंदिर। ध्यान रखना, राजा भोज ने एक मंदिर बनवाया मेवाड़ में, उस मंदिर का क्या नाम था? भोज मंदिर। शक्ति सिंह के बारे में केवल इतनी सी जानकारी याद रखनी है कि परमार शासक राजा मुंज ने आक्रमण किया, राजा भोज को मेवाड़ का क्षेत्र अधिकृत किया और मंदिर बनवाया भोज मंदिर। इस मंदिर को बाद में समिदेश्वर मंदिर के नाम से जाना, समिदेश्वर मंदिर के नाम से इसी भोज मंदिर को जाना गया है। शक्ति सिंह के बाद में इनके ही पुत्र हैं जिनका नाम है रणजीत सिंह। शक्ति सिंह के बेटे का नाम है राजा रणजीत सिंह। इनका कोई भी इतिहास नहीं मिलता है। राजा रणजीत सिंह के दो बेटे मिलते हैं, पहले का नाम है श्याम सिंह, दूसरे का नाम है राहत। ये कई किताबों में राहत पे मिलता है, जानते मिसप्रिंट है श्याम सिंह और राहत। कहते हैं कि श्याम सिंह ने मेवाड़ क्षेत्र में अपने क्षेत्र की सीमाओं का विस्तार करने की योजना बनाई, केवल योजना बनाई थी। और राहत ने एक नया गांव बसाया, उस गांव का नाम था सिसोदा गांव। किसने बसाया था? राहत ने। कौन सा गांव? सिसोदा गांव। ध्यान रखना, सिसोदा गांव बसाने का श्रेय जाता है राहत या राहत। सिसोदा शाखा नहीं है, ध्यान रखना, यहां पर सिसोदा शाखा नहीं है, सिसोदा गांव बसाया है। सिसोदा शाखा आगे आएगी, मेवाड़ की अगली शाखा आएगी, वो सिसोदिया शाखा आएगी, वो आगे आएगी। वो हमीरदेव सिसोदिया के नाम से प्रचलित होगी, क्योंकि हमीरदेव सिसोदिया ने सिसोदा गांव से संघर्ष प्रारंभ किया था और वहां से अपनी शाखा की नींव रखी थी, इसलिए वो शाखा आगे आएगी। केवल सिसोदा गांव की नींव यानी बसाने का श्रेय जाता है राहत या राहत को। श्याम सिंह ने मेवाड़ की सीमाओं का विस्तार किया, इसमें कोई नहीं थे। श्याम सिंह के बेटे हुए दो, सामंत सिंह और एक का नाम था कुमार सिंह। श्याम सिंह के दो पुत्र हुए, सामंत सिंह और कुमार सिंह। सामंत सिंह के काल में मेवाड़ क्षेत्र पर आक्रमण हुआ। जालोर के शासक जिनका नाम था
कीर्तिपाल चौहान बहुत महान शासक रहे हैं। जालोर के शासक कीर्तिपाल चौहान जब शासक बने तो उन्होंने सामंत सिंह से मेवाड़ क्षेत्र अपने अधिकृत में कर लिया। तो सामंत सिंह ने जब मेवाड़ क्षेत्र अपने हाथों से चले गए तो सामंत सिंह मेवाड़ छोड़कर दक्षिणी राजस्थान, कौन से राजस्थान में आ गए? दक्षिणी राजस्थान। और दक्षिणी राजस्थान में दो प्रदेश हैं, पहला बांसवाड़ा और दूसरा है डूंगरपुर। इस क्षेत्र को वागड़ क्षेत्र बोलते हैं, वागड़ क्षेत्र। इस क्षेत्र पर सामंत सिंह आ गए और अधिकृत कर लिया। तो ये भी हिस्सा किसका हो गया? मेवाड़ का। तो मेवाड़ में जो मेन मेवाड़ था उसको छोड़कर सामंत सिंह आ गए। लेकिन जालोर के शासक कीर्तिपाल चौहान, इन पर जालोर पर आक्रमण हो गया। तो कीर्तिपाल चौहान मेवाड़ छोड़कर वापस कहां चले गए? जालोर। और जालोर में आक्रमण को हराकर वहां पर चौहानों की एक नई शाखा का नाम है सोनगरा चौहान शाखा की स्थापना की। जालोर में सोनगरा चौहान शाखा की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? कीर्तिपाल चौहान को। जैसे कीर्तिपाल चौहान मेवाड़ छोड़कर गए तो सामंत सिंह के भाई थे कुमार सिंह ने वापस कौन से क्षेत्र पर अधिकृत कर लिया? मेवाड़। जैसे ही मेवाड़ पर अधिकृत किया तो मेवाड़ का कुछ भाग वापस अपने हिस्से में आया। तो कुमार सिंह की मृत्यु हो गई। कुमार सिंह के मृत्यु के बाद में जो शासक बनते हैं उनका नाम था तेज सिंह। छोटे छोटे शासक हैं जिनका ऐतिहासिक उल्लेख बिल्कुल नाम मात्र का मिलता है। तेज सिंह के काल की घटना कितनी सी याद रखना? 1260 में जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण हुआ। 1260 में जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण हुआ। प्रश्न आया था जैन कीर्ति स्तंभ कहां स्थित है? एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है जैन कीर्ति स्तंभ कहां स्थित है। तो ध्यान रखना ये कौन से दुर्ग में है? चित्तौड़ दुर्ग में। कितना मंजिला है? 7 मंजिला। किसको समर्पित है? तो भगवान आदिनाथ को समर्पित। जैन कीर्ति स्तंभ है वही चित्तौड़ दुर्ग में है। कितना मंजिला है? 7 मंजिला है। किसको समर्पित है? भगवान आदिनाथ को समर्पित है। कब निर्माण हुआ? 1260 में। किसके काल में? तेज सिंह के काल में। अब देखो कई बार कंफ्यूजन होता है कि जैन कीर्ति स्तंभ और एक है आपका विजय स्तंभ। बहुत फैक्ट है यहां से विजय स्तंभ से। विजय स्तंभ के बारे में आज ही चर्चा कर रहा हूं यहां पर तेज सिंह के काल में ही, क्योंकि जैन कीर्ति स्तंभ आ गया तो विजय स्तंभ के बारे में चर्चा जरूरी है। विजय स्तंभ कितना मंजिला है? 9 मंजिला। कितना मंजिला है? 9 मंजिला। विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से लेके 1448 तक किसने करवाया? महाराणा कुंभा। क्यों करवाया? कौन सी विजय थी? तो सारंगपुर विजय। सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। कितने मंजिला था? 9 मंजिला। कब से कब तक हुआ? 1440 से लेकर 1448। कौन सी विजय थी? सारंगपुर विजय। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? तो याद रखना 1437 में हुआ, जिसमें महाराणा कुंभा की क्या हुई थी? निर्णायक जीत हुई थी। निर्णायक विजय के उपलक्ष्य में कौन से विजय स्तंभ? विजय स्तंभ कुछ इस प्रकार से है, ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9। कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है किसका प्रतीक चिन्ह है, तो ध्यान रखना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पुलिस, उनका प्रतीक चिन्ह है। कहते हैं कि तीसरी मंजिल पर अल्लाह शब्द 9 बार लिखा हुआ है, अल्लाह शब्द का उल्लेख। 9वीं मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी, संग्राम सिंह ने वापस क्या करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। इस पर एक प्रशस्ति लगी हुई है, उस प्रशस्ति का नाम कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। अत्रि और महेश भट्ट के द्वारा पूरी, तो ये इसी से जुड़ा हुआ है, ये इसी से जुड़ा हुआ है। एक जैन कीर्ति स्तंभ है, ये भी जैन कीर्ति स्तंभ, लेकिन इसे बोलते हैं विजय स्तंभ। इसे बोलते हैं मूर्तियों का अजायब घर, मूर्तियों का अजायब घर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी पूरी के पूरे अंदर और बाहर मूर्तियां लगी हुई है। विष्णु स्तंभ, विष्णु स्तंभ बोलते हैं इसे, इसलिए बोलते हैं विष्णु स्तंभ क्योंकि मुख्य द्वार पर किसकी प्रतिमा लगी हुई है, भगवान विष्णु की प्रतिमा लगी हुई है। इस पर डाक टिकट जारी किया गया था, डाक टिकट 5 रुपए। डाक टिकट कितने रुपए का जारी किया गया था, 5 रुपए का। यहां कई बार विवाद हुआ है कि कई जगह 1 रुपए का बताते हैं, कई जगह 5 रुपए का बताते हैं। आप मान सकते हो 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है विजय स्तंभ पर। तो आगे देखिए, ये तेज सिंह के काल की घटना है। अब तेज सिंह के बाद में हम प्रमुख शासक लेते हैं मेवाड़ के। जिनका नाम है रावल रतन सिंह। इनका जो शासनकाल मिलता है वो मिलता है 1302 से 1303। कहते हैं कि 1 वर्ष का शासनकाल है, लेकिन 1 वर्ष का शासनकाल इतिहास को हिलाकर रख देता है। मेवाड़ के इतिहास को हिलाकर रखने वाला शासनकाल है रावल रतन सिंह का शासनकाल। ये आपका था मेवाड़। अब हिलाकर क्यों रख दिया, ध्यान से सुनिए। मेवाड़, अब मेवाड़ क्षेत्र था, इधर आपका मेवाड़ से जुड़ा हुआ भाग था दिल्ली, और दिल्ली में उस समय जो शासक थे, किसके समय, रावल रतन सिंह के जो समय दिल्ली के शासक थे। पहले तो बात आती है कि कौन सा वंश था, तो ध्यान रखना खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो शासनकाल मिलता है वो मिलता है 1290 से 1320। ये भी ध्यान रखना। एक बार तो खिलजी वंश से भी पूछा गया था कि खिलजी वंश के कौन कौन से शासकों का क्रम बताइए, तो क्रम से जमाने वाला आ गया था, तो ध्यान रखना। तो खिलजी वंश में क्रम ध्यान रखना इतना, जेके और एके, बस इनको क्रम से ध्यान जमा देना, बाकी एक ही आएगा मोहम्मद साहब। तो जेके का समय बीत गया था और एके का समय चल रहा था। एके का मतलब हो गया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इस चित्तौड़ पर आक्रमण करने से पहले एक विजय कर चुका था 1301 में। उस विजय का नाम था रणथंभौर विजय। ये हुई थी 1301 रणथंभौर विजय। रणथंभौर के उस समय शासक थे हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान रणथंभौर के शासक थे। ये विजय हुई थी, ये 1301 में जो साका हुआ था, ध्यान से सुनना, ये साका राजस्थान का प्रथम साका माना जाता है। राजस्थान का प्रथम साका माना जाता है। कब, 1301 जो रणथंभौर। अब यहां एक चित्तौड़ में साका होगा, वो चित्तौड़ का प्रथम है लेकिन राजस्थान का दूसरा है। चित्तौड़ का तो प्रथम है लेकिन राजस्थान का दूसरा है, जो कब हुआ 1303 में। वो किसके समय हुआ, एके के समय। और यहाँ शासक कौन थे, रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह जब एके को यहाँ मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए क्यों उत्साहित हुआ, क्या लालायित हुआ, क्या बात हुई कि वो मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि वो रणथंभौर जीतकर वापस दिल्ली जा चुका था। तो घटना देखिए, रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह मेवाड़ के शासक बने। तो मेवाड़ के शासक बने तो इनके समय एक बहुत बड़ी घटना है इतिहास में, क्योंकि मेवाड़ से
भारत, ये अपना भारत है। भारत के पास में आपका एक है श्रीलंका, और श्रीलंका में एक राजकुमारी रहती थी, राजकुमारी, जिसका नाम था पद्मावती। कहते हैं कि पद्मावती के पास एक तोता था, तोते का नाम था हीरामन तोता। कहते हैं कि ये तोता को क्या करता था, बोलता था, बोलने वाला। ये एक दिन पिंजरे से उड़ गया। श्रीलंका में था, ये भारत में नहीं था। आज भी श्रीलंका में इस क्षेत्र में हीरामन नाम की प्रजाति के तोते पाए जाते हैं, जो कि हूबहू इंसान की बोली बोलते हैं। कई बार आपने देखा होगा, कई जगह देखा होगा कि लोग बैठे रहते हैं, कार्ड उठाकर तोता देता है, वो भविष्यवाणी करता रहता है। तो वो तोते उसी प्रजाति के हीरामन तोते ही हैं, बोलने वाले तोते। तो ये तोता वहां से एक दिन पिंजरे से उड़ गया। उड़ता उड़ता एक बहेलिये ने पकड़ लिया, और बहेलिये ने पकड़ लिया तो उस बहेलिये ने रावल रतन सिंह को तोता 1000 रुपए में भेंट कर दिया। इसकी बोलने की विशेषता थी, इसलिए रावल रतन सिंह ने वो तोता ले लिया, और रावल रतन सिंह ने तोता लेकर अपने महल में टाक दिया, टाक कर पिंजरे में बैठा। अब पिंजरे में बैठा बैठा तोता कुछ ना कुछ गुनगुनाता रहता था। इस रावल रतन सिंह की पत्नी थी, जिसका नाम था रूपवती। रूपवती एक दिन श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार करते करते रूपवती, जो महिलाओं की आदत होती है, वास्तविक बात है ये, महिलाओं की आदत होती है कि अपने आप को सबसे सुंदर मानती है वो। तो रूपवती कहती है कि इस संसार में मेरे से सुंदर कोई भी नहीं है। तो कोई भी नहीं है, तो ये तोता कहता है हंसकर, तोता देख रहा था ये बात, रूपवती जब श्रृंगार कर रही थी, तो इस संसार में मेरे से स्वरूप कोई भी नहीं है। तो तोता हंसकर कहता है कि जिस तालाब या जिस सरोवर में हंस नहीं आते ना, वहां बुगला भी है ना, अपने आप को क्या मानने लग जाता है, हंस मानने। तो इस रूपवती ने वो बात कहावत सुनी और इससे पूछ लिया तोते से कि तूने ये बात क्यों कही कि आप तो कहीं पर भी नहीं लगते, कि मैं जहां से जिस राजकुमारी से आया हूं तो वो अपार सुंदरी है, और पूरे देश में ऐसी सुंदर महिला कोई भी नहीं है। तो ये पूरी की पूरी बात किसने सुन ली, रावल रतन सिंह ने। इन दोनों के मध्य की बात किसने सुन ली, रावल रतन सिंह ने। और इस तोते की बात सुनकर रावल रतन सिंह थोड़े से मंत्रमुग्ध हो गए, और मंत्रमुग्ध हो गए तो इसको, तोते को अपने महल में ले गए, और महल में ले गए तो इस तोते से पूछने लग गए कि तू मुझे उस महिला की विशेषता बता। तूने कहा कि वो महिला सबसे सुंदर है, तो उसने कहा कि मैं उस महिला की विशेषता बताता हूं, आप सुनिए। तो उसने कहा कि अगर वो महिला जब पानी पीती है तो वो पानी भी उसके गले से उतरता हुआ दिखाई देता है, इतनी सुंदर है। तो रतन सिंह मंत्रमुग्ध हुए। मंत्रमुग्ध होते ही रतन सिंह ने कहा कि तू और बता, कि एक बात और सुनो, कि उस महिला के ललाट पर अगर पानी की एक बूंद डाल दी जाए तो वो बूंद बहते हुए उसके नाखून से निकल जाएगी। इतनी दो बात सुनते ही रतन सिंह तो मंत्रमुग्ध हो गए, और सेना तैयार कर कर कहां पहुंच गए, श्रीलंका। श्रीलंका में एक नाम था सिंहल द्वीप, और सिंहल द्वीप में ये पुत्री थी गांधर सेन की पुत्री के लिए वहां पहुंच गए तो इन दोनों में भेंट हुई। गांधर सेन ने वार्तालाप करके रावल रतन सिंह से जान पहचान करके, इनका वंश जानकर इनसे विवाह कर पद्मावती को कहां भेज दिया, मेवाड़। अब मेवाड़ भेजते ही मेवाड़ में रावल रतन सिंह के गुरु थे। गुरु का नाम जरूर याद रखे, राघव चैतन्य नाम के गुरु थे, जिनको रावल रतन सिंह प्रमुख मानते थे। जैसे ही पद्मावती मेवाड़ आई तो मेवाड़ में आते ही राघव चैतन्य से क्या हुई, भेंट हुई। अब पद्मावती राजपूत महिला होती है, घूंघट में रहती है,
महल से बाहर नहीं रहती है। तो राघव चैतन्य से उसने भेंट की, राघव चैतन्य से उसने 5 प्रश्न पूछे, 5 प्रश्नों का आंसर पद्मावती ने बड़े चाव से दे दिया। जैसे ही दिया आंसर, तो आंसर देते ही राघव चैतन्य भी इसकी बातों से ही क्या हो गया, मंत्रमुग्ध। और मंत्रमुग्ध हो गया तो उसको देखने की लालसा जागी, भाई मैं इसको देखूं कैसी है। और देखने के लिए वो तत्पर रहा। तो अचानक पद्मावती को ये बात पता लगी तो रावल रतन सिंह से उन्होंने इस बात की चर्चा की। चर्चा कर राघव चैतन्य को महल से, अपने राज्य से देश निकाला दे दिया। जैसे ही देश निकाला दिया तो राघव चैतन्य बड़ा दुखी हुआ, और बड़ा दुखी हुआ तो बड़ा दुखी होकर वो कहां पहुंच गया, सीधा का सीधा दिल्ली, इसके पास अलाउद्दीन खिलजी के। अपने अपमान का बदला लेने के लिए वो सीधा का सीधा कहां पहुंच गया, अलाउद्दीन खिलजी के पास। और अलाउद्दीन खिलजी को सारी की सारी मेवाड़ की पूरी बात बताई। और किसके बारे में बताया, पद्मावती के बारे में। ये पद्मावती रावल रतन सिंह की पत्नी है, बहुत सुंदर है। उस महिला के बारे में और जानना है तो आपको किसको लाना पड़ेगा, हीरामन तोते को। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि हीरामन तोते को तुरंत प्रभाव से लेकर आए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने हीरामन तोते को अपने दरबार में बुलाया और तोते से पूरी की पूरी पद्मावती की कहानी सुनी। और पद्मावती की कहानी पर एक ग्रंथ आया, ग्रंथ का नाम था पद्मावत। ग्रंथ का क्या नाम था, पद्मावत। इसके द्वारा रचित है, तो ध्यान रखना, मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न कई बार आते हैं, पद्मावत नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित ग्रंथ है पद्मावत। इस पद्मावत में ही इस कहानी का उल्लेख है। कुछ इतिहासकार कहते हैं ये कहानी काल्पनिक भी है, ऐसा हकीकत में हुआ है, ये कहानी काल्पनिक नहीं है। अगर काल्पनिक होती तो आज वास्तविक रूप में चित्तौड़ में पद्मावती का महल नहीं होता, चित्तौड़ में जौहर की घटना नहीं घटित होती। ये कहानी नहीं है, ये वास्तविक घटना हुई है। अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती के रूप सौंदर्य से मंत्रमुग्ध होकर मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। और जैसे ही मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई तो अलाउद्दीन खिलजी ने सेना लेकर मेवाड़ पर घेरा डाल दिया, चित्तौड़ दुर्ग पर। चित्तौड़ दुर्ग पर घेरा डाले रहा कितने माह, 8 माह का घेरा। बोर्ड किताबों में कई बार 8 वर्ष दे रखा था, जो गलत था। कितने माह का घेरा डाला गया था, ओनली 8 माह का घेरा डाला गया। इस चित्तौड़ दुर्ग को घेर लिया गया अलाउद्दीन खिलजी की सेना के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी खुद भी आया था पद्मावती को प्राप्त करने के लिए, लेकिन राघव चैतन्य ने उसको इस बात के लिए उकसाया भी था। और अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि मेवाड़ के क्षेत्र के पास में एक क्षेत्र था जिसका नाम था मालवा, और मालवा का क्षेत्र आता है गुजरात में, और गुजरात जाने के लिए आपको मेवाड़ क्षेत्र पार करके जाना पड़ेगा। तो ये सोच रहे थे कि मेवाड़ जीत लेंगे तो हम मालवा को भी आसानी से जीत सकते हैं। दूसरा उद्देश्य ये हो गया, क्योंकि मेवाड़ मुख्य रूप से जीतना था। और तीसरी कहानी का जो मेन स्वरूप था, पद्मावती इसको प्राप्त करने की सबसे बड़ी लालसा थी किसकी, अलाउद्दीन खिलजी। 8 माह तक घेरा डाले रहा, 8 माह तक एक की सेना को कोई भी सफलता नहीं मिली, क्योंकि रावल रतन सिंह ने पूरे चित्तौड़ दुर्ग में सारी की सारी व्यवस्थाएं स्वरूप चला दी। रावल रतन सिंह के 2 सेनापति थे। सेनापतियों का नाम आप जरूर ध्यान रखें, इस बात का एग्जाम में आते हैं सेनापति, गोरा और बादल। ये प्रमुख सेनापति है रावल रतन सिंह के। तो 8 माह तक जब कोई सफलता नहीं मिली तो इसने सोचा क्यों ना रतन सिंह से भेंट की जाए, और भेंट कर केवल एक मुलाकात की जाए, किससे, पद्मावती। तो इसने संदेश भेजा कि हम आपके साथ भेंट करना चाहते हैं, हम युद्ध नहीं करेंगे, हम वापस कहां जाना चाहते हैं, दिल्ली। तो हम केवल भेंट कर वापस दिल्ली चले जाएंगे। तो रावल रतन सिंह ने कहा कि हम भेंट करने के लिए तैयार है, लेकिन भेंट तब होगी जब आपकी सेना मेवाड़ के चित्तौड़ दुर्ग का घेराबंदी हटाकर कहां पहुंच जाएगी, दिल्ली। तो उसने कहा कि हम सहमत हैं।
तो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ दुर्ग में आया किससे भेंट करने के लिए? रावल रतन सिंह से। तो रावल रतन सिंह से भेंट करने के लिए जैसे द्वार पर आया तो द्वार पर खड़ा था गोरा। द्वार पर कौन खड़ा था? गोरा। और गोरा भी क्या कम था क्या? हाथ में तलवार, सीने पर मुकुट, छत्र पूरा धारण किए हुए खड़ा इतना पहाड़ लंबा व्यक्ति। तो अलाउद्दीन खिलजी आते ही उसके कदमों में सिजदा करने के लिए झुक गया। तो गोरा हंसने लग गया और हंसने लगा तो ये कहा कि मैं शासक नहीं हूं, शासक अभी महलों में है। तो अलाउद्दीन खिलजी वापस खड़ा हो गया। उसने सोचा कि मैं तो एक सैनिक के सामने नतमस्तक हो गया। जब दोनों की भेंट हुई महल में, इसकी एक की भेंट किसके साथ? रावल रतन सिंह के साथ। जब रावल रतन सिंह के साथ भेंट हुई, दोनों काफी लंबे समय तक भेंट करते रहे, वार्तालाप करते रहे, दोनों की बातें चलती रही। शाम का समय हो गया, दोनों साथ में भोजन कर लिया। अब भोजन हो गया। भोजन होने के बाद में तो रावल रतन सिंह कहे अब चले, लेकिन ये तो कभी इधर जाए कभी इधर जाए, कभी उस महल में घुस। तो रावल रतन सिंह ने पूछ लिया आप इधर उधर क्यों घूम रहे हो, क्या चाहिए आप बोलो। तो इसने मन की बात बताते हुए कहा कि मुझे आपकी पत्नी पद्मावती को देखना है। तो रावल रतन सिंह गुस्सा हो गए। तो ये बात क्रोध में आकर इन पर तलवार भी उठाई थी, लेकिन तलवार की बातें झूठी मानी जाती है। दोनों के मध्य जो संधि वार्ता की बात थी उसमें एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकते थे, इसलिए रावल रतन सिंह ने पद्मावती से बात नहीं की और ये कहा कि हम पद्मावती को साक्षात तो नहीं दिखा सकते, हम उसका प्रतिबिंब आपको जरूर दिखा सकते हैं। जब वो प्रातः स्नान करने आएगी तो हम आपको उसका प्रतिबिंब दिखा सकते हैं। तो वो महल में रहती थी, पद्मावती का महल आज भी है चित्तौड़ दुर्ग में, जिसको नाम से जाना जाता है पद्मावती के महल के। उस महल के सामने एक कमरा बनाया गया जो आज भी है। उस कमरे में 4 शीशे लगाए गए थे चारों दिशाओं में, भाई किसी भी दिशा से आएगी तो वो इन दिशाओं में प्रतिबिंब दिखा जाएगा। जैसे एक को खड़ा किया गया इस महल में, तो इस महल में जैसे ही पद्मावती आई और पद्मावती के सामने एके का प्रतिबिंब पड़ा तो पद्मावती वापस चली गई। तो एके को कुछ झलक पद्मावती की दिख गई। कुछ झलक दिखने के कारण एके मंत्रमुग्ध तो पहले ही था और ज्यादा हो गया। तो यहां से जाते वक्त, यहां से जब गेट के द्वार से बाहर आ रहे थे तो उसने चालाकी से किसको बंदी बना लिया? रावल रतन सिंह को बंदी बनाकर कहां ले गया? दिल्ली। एक बार मैं इसको मिटा के देखो, पूरी घटना समझना आप। ये देखिए, ये है दिल्ली, दिल्ली का शासक एके, ये आपका मेवाड़, मेवाड़ का शासक रावल रतन सिंह। दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में रावल रतन सिंह को बंदी बना लिया और बंदी बनाने के बाद में दिल्ली से संदेश भेजा मेवाड़ कि आप रावल रतन सिंह को अगर जीवित देखना चाहते हैं तो पद्मावती को कहां भेज दीजिए? दिल्ली। यह शर्त मानी गई किसके द्वारा? पद्मावती के द्वारा। शर्त मान ली गई, भाई मैं आऊंगी दिल्ली, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तो एके ने कहा कि आपकी हर शर्त मान ली जाएगी, आप कहां आ जाइए? दिल्ली। तो पहले शर्त तो सुन लीजिए, शर्त तो सुन लीजिए कि जो भी शर्त है हम क्या करते हैं, सब मंजूर करते हैं। तो इसने शर्तें लिखकर भेजी। तो शर्त ध्यान रखना, पहली सबसे पहली शर्त थी कि आपके दरबार में राघव चैतन्य नाम का व्यक्ति है, राघव चैतन्य नाम का व्यक्ति है, उस व्यक्ति का सिर मुझे चाहिए। और देखो कितनी मजे की बात थी, ये जो शर्तें गई थी इनको पढ़ने वाला भी राघव चैतन्य ही था। उस दरबार में खड़ा होकर इस शर्त को पढ़ रहा था राघव चैतन्य,
और हंस रहा था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऊपर से आदेश आया सर कलम किया जाए और तुरंत भिजवाया जाए। तो राघव चैतन्य का उसी दरबार में सर काटा गया और किसके पास भिजवाया? पद्मावती के पास। उस व्यक्ति की ये दशा हुई, देख लो। तो जैसे ही ये दशा हुई तो दूसरी शर्त रखी कि मैं जब भी आऊंगी तो मैं 1600 किसके साथ आऊंगी? रानियों के साथ। अब 1600 रानियों की जगह 1600 पालकियां तैयार की गई और 1600 पालकियों में सारे के सारे कौन से सैनिक? राजपूत सैनिक तैयार किए गए। 1600 पालकियां तैयार की गई और 1600 पालकियां कहां के लिए? दिल्ली के लिए। और रानियों की जगह पुरुष महिलाओं के बेस में, पुरुष महिलाओं के बेस में सैनिक बैठ गए पालकियों में। तीसरी शर्त, दिल्ली आने पर मैं सबसे पहले भेंट किससे करूंगी? रावल रतन सिंह से। तो जैसे ये सारी की सारी शर्तें मान ली गई तो पद्मावती 1600 पालकियां लेकर, कितनी? 1600 पालकियां लेकर कहां पहुंच गई थी? दिल्ली। जैसे दिल्ली पहुंची तो दिल्ली में तीसरी शर्त कौन सी थी कि मैं दिल्ली पहुंचते ही सबसे पहले भेंट किससे करूंगी? रावल रतन सिंह से। और रावल रतन सिंह से इसने भेंट की और भेंट के दौरान रावल रतन सिंह को वहां से छुड़ा लिया। और इस छुड़ाने के दौरान दो सैनिक थे, मैंने बताया था आपको, गोरा और बादल। तो कहते हैं कि गोरा और बादल में से बादल वहां रुका उसी जगह और इस रावल रतन सिंह को सुरक्षित लेकर कहां पहुंच गए? वापस मेवाड़। इस जैसे वो एक को पता लगा तो उसने सेना भेजी। तो उसमें कहते हैं कि बादल की क्या कर दी गई थी? हत्या, यानी कि वीर गति को प्राप्त हो गए थे बादल। और गोरा के नेतृत्व में वापस मेवाड़ आकर वही हुआ है जो इतिहास में होता आया है। 1303 चित्तौड़ का प्रथम शाखा। ध्यान रखना, शाखा क्या होता है? जहां पर जौहर पुरुष के द्वारा और जौहर महिलाओं के द्वारा और केसरिया किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। केसरिया कौन धारण करता है? पुरुष। और जौहर कौन करता है? महिला है। तो पूछा गया था एग्जाम में कि 1303 में चित्तौड़ के दुर्ग में केसरिया किसने धारण किया था? तो ध्यान रखना, किसने? रावल रतन सिंह ने। और जौहर किसने किया था? तो पद्मावती ने। कितनी महिलाओं के साथ? ये भी पूछा गया था एक बार एग्जाम में, कितनी महिलाओं के साथ किया गया था? तो यहां ध्यान रखना, 1600 स्त्रियों के साथ। चित्तौड़ दुर्ग में 1600 स्त्रियों के साथ पद्मावती ने जौहर किया था। रावल रतन सिंह और एक के मध्य संघर्ष भी हुआ था। दोनों के संघर्ष के दौरान रावल रतन सिंह जीत रहे थे और एक को मारने वाले थे। लेकिन एक का एक प्रमुख सेनापति, नाम याद रखना, मलिक काफूर को इतिहास में एक हजारी या एक दिनारी कहा जाता है, क्योंकि इसको 1000 दिनार मुद्रा में खरीदा गया। इसको मलिक काफूर, किसके द्वारा? एक के द्वारा। और ये खरीदा किसने था? जेके ने। ध्यान रखना, ये खरीदा किसने था? जेके ने। इसको मलिक काफूर को। ये भी एक छोटी सी घटना है, देखो ध्यान से सुनो। मलिक काफूर को जब जेके ने खरीदकर दरबार में उपस्थित किया और भेंट स्वरूप किसको दिया था? एके को। तो एके बड़ा हंसने लग गया। मलिक काफूर एक हिजड़ा था, ध्यान रखना। मलिक काफूर क्या था? हिजड़ा। तो हिजड़ा जब उपहार स्वरूप दिया जा रहा है तो एके हंसने लग गया दरबार में, और दरबार में हंसकर उसने मजाक में कह दिया कि ये मेरे लिए क्या कर सकता है। तो जेके ने कहा कि जो तू कहेगा ये करने के लिए तैयार है, कि इसकी गर्दन काट दे। किसकी? जेके की। और गर्दन काट दी उसने, तुरंत प्रभाव से गर्दन काट दी थी जेके की उसी दरबार में। इस बात पर एके बहुत प्रसन्न हुआ था और एके का प्रभाव मलिक काफूर पर बहुत ज्यादा पड़ गया था।
एके ने इस मलिक काफूर के प्रभाव में आकर अपने पुत्र की हत्या भी कर दी। जब इन दोनों के रावल रतन सिंह और एके के मध्य संघर्ष चल रहा था तो पीछे से मलिक काफूर ने ही रावल रतन सिंह पर वार किया था और रावल रतन सिंह की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। और जैसे हत्या हुई थी तो फिर जोर हुआ था। जोर किसके द्वारा किया गया था, पद्मावती के द्वारा। कितनी महिलाओं के साथ, 1600 स्त्रियों के साथ। ये जोर कहां हुआ था, चित्तौड़ दुर्ग में। कहां हुआ था, चित्तौड़ दुर्ग में। और चित्तौड़ दुर्ग में कब हुआ, 1303। ध्यान, चित्तौड़ दुर्ग में कब हुआ था, 1303। ये राजस्थान का तो दूसरा है, राजस्थान का दूसरा, और चित्तौड़ का पहला, चित्तौड़ का पहला शाखा। ऐसे 3 शाखे होंगे चित्तौड़ में। यहां पर रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। मेवाड़ पर एके का अधिकृत हो गया। एके का अधिकृत होने के बाद में मेवाड़ क्षेत्र लगभग 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश के अधीन, खिलजी वंश के अधीन रहा। ध्यान रखना, क्योंकि 1303 में जब एके यहां पर जीता तो एके ने अपने पुत्र जिसका नाम था खिज्र खां, खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का दुर्ग का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया। चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया था, खिजराबाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आया हुआ क्वेश्चन है कई एग्जामों में। चित्तौड़ दुर्ग का नाम किसने बदला, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नाम क्या रखा था, खिजराबाद। नाम क्या रखा था, खिजराबाद, अपने पुत्र के नाम पर। और खिज्र खां को वहां का किलेदार भी नियुक्त किया 1320 तक। क्योंकि खिलजी वंश कब तक रहा, 1320 तक। 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश रहा। तब तक मेवाड़ में एके का शासन अधिकृत रहा। 1320 के बाद में रावल रतन सिंह के बाद में अगले शासक हैं जिनका नाम है हमीर देव सिसोदिया। उसके बारे में चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहां तक कंप्लीट है, अब मैं लिखाऊंगा नोट्स।